और ये बताने की कोशिश की गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे, तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे। लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद कराइए। दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में औसत तलाशिए, आपदा में औसत तलाशिए। कल डेरेक ओब्रायन जी कह रहे थे मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई। अरे मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी ये सरकार? हमारे एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने में कृपया 800 का ऑक्सीमीटर। कृपया मूल विषय में बात करिए। किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर 5000 में खरीदा सर। मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। 800 का ऑक्सीमीटर 75 घोटाला हुआ। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कृपया इस आरोप प्रत्यारोप के बदले विषय पर बात करें संजय जी। ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरी मानवता के लिए। कृपया विषय पर बात करें। ये शमशान में अन्य राज्य सरकारों पर आप टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। कृपया भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शमशान में कृपया कल इसी सदन में आरोप लगाया गया, कोई नहीं बोला। दिल्ली की सरकार इस संकट पर बात करिए, गंभीर समस्या है, बजाय आरोप प्रत्यारोप के संजय जी। नहीं दे रहे सर, आप बोले, नहीं दे रहे। आप बोल ही रहे, प्लीज। आप एक मौका नहीं दे रहे, वो चिल्ला रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह है कृपया आपका समय जा रहा है। कृपया संजय जी आप कंटिन्यू करें। उनको नहीं रोका, हमें रोक रहे हैं सर। हम सबको मना कर रहे हैं, हम सबको मना कर रहे हैं कि लगातार आप कृपया बोले। सर आज बताइए, इस आपदा के दौरान जब पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, आप बीपीसीएल बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप मुनाफे की कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के मजदूरों को आपने भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। रेल में सर 80 लोगों की जान गई सर, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। आप वो दृश्य नहीं भूल पाएंगे। मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी से बार बार कपड़े हटा रहा था मान्यवर। ये दृश्य कैसे कृपया खत्म करें आप, कृपया खत्म करें। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस कोरोना में सर दिल्ली की सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिखाया। हमने कृपया खत्म करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। सर आप ऑलरेडी 4 मिनट, हम जिस राज्य से आते हैं 1 मिनट खत्म करें, जल्दी दीजिए। हम अपने तैयारियों के बारे में बता दें। प्लाज्मा बैंक बनवाया सर, देश का दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बनवाया। धन्यवाद दिल्ली के मॉडल की चर्चा धन्यवाद दुनिया में हो रही है। धन्यवाद और ये लोग धन्यवाद संजय जी। अब कोई भ्रष्टाचार धन्यवाद है, कोरोना में लूट धन्यवाद है। इनका माननीय वी विजय साई रेड्डी, माननीय वी विजय साई रेड्डी। कोविड के दौरान जहां हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं एयरलाइंस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम आप इस बिल के माध्यम से उठाने जा रहे हैं और ये भी सपना है सरकार का मान्यवर कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर करें। ये अच्छी सोच है सर। भारत का आम आदमी हवाई जहाज से सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जाए, ये एक सुनहरा सपना है और इस सुनहरे सपने को सच करने में अपने अपने स्तर पे सफलता कई जगहों पे मिल भी रही है। पिछले दिनों
जब इसी दिल्ली में बहुत सारे मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, हम लोगों ने बस का किराया देखा, हवाई जहाज का किराया देखा, दोनों किरायों में ज्यादा अंतर नहीं था और 180 मजदूरों को 16 लाख रुपए एकत्रित करके उनको अपने साथ लेकर हवाई जहाज से बिहार गया। मान्यवर, अपने जो सांसद कोटे का जो साल भर का 34 टिकट मिलता है, उस कोटे से भी 34 लोगों को मान्यवर बिहार लेकर गया। ये अच्छी बात है, ये बहुत सुखद अनुभव देता है। और मैं माननीय मंत्री जी के आज के इस बिल के पेश होने पर एक घटना का भी उल्लेख करूंगा। मान्यवर, एक बीमार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव के लिए बुक कराता है, 5,30,000 रुपए उसका जमा करा लिया गया। एयर एम्बुलेंस पहुंची नहीं, बस खत्म कर रहा हूं सर, एयर एम्बुलेंस पहुंची नहीं और पैसा कंपनी ने कहा कि हम आपको वापस नहीं करेंगे। मैं इस सदन में मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने उनको सूचना दी और दूसरे दिन वो सारा का सारा पैसा उस बीमार मरीज के परिवार को वापस मिल गया। लेकिन ये आपकी संवेदना थी। अगर हर मामले ऐसे आपकी जानकारी में नहीं आएंगे तो शायद मदद नहीं हो पाएगी। बस एक घटना का उल्लेख करके सर, जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का जिक्र अभी आया। ये दोनों एयरपोर्ट में मान्यवर जो जमीनें किसानों की अधिग्रहित की जा रही हैं, उसका मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अयोध्या के बहुत सारे किसान मिलने आए थे, उनके मुआवजे की उचित व्यवस्था कराइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कई बार आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर चुका हूं मंत्री जी, जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉइज आज रिक्शा चलाने से लेके, ऑटो चलाने से लेके सब्जी की दुकान लगाने तक पे मजबूर हैं, उनकी भी पीड़ा, उनके भी कष्ट को ध्यान दीजिए। उसमें से कई कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज के ऊपर जो एक अपार इस समय मुसीबत आ पड़ी है, उनके ऊपर भी ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000, आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घट के हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए, तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र भी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए और उस समय सरकार का तर्क आया, क्या करे साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है, उसको उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। 2-3 पॉइंट मान्यवर और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठेके पे आप सब कुछ दे देते हैं, सफाई से लेके सब कुछ आप ठेके पे दे देते हैं और जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह पे दस्तखत करा के कम तनख्वाह दी जाती है। मांग हुई तो आपने बैंक के खाते खुलवा दिए, जो ठेकेदार है उसने एटीएम लोगों के लेके रख लिए,
वो पैसा खुद निकाल लेता है तनख्वाह आने के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये एक आउटसोर्सिंग का जो नाम देके सारी चीजों को आप बाहरी व्यवस्था को निजी हाथों में देने का काम करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ, ठेका मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके साथ साथ मान्यवर, आप नई ट्रेनें, बस सबको आपने थोड़ा समय दिया, मुझे भी कृपा कीजिए सर। आपने तेजस ट्रेन चलाई, तेजस ट्रेन में और शताब्दी ट्रेन में 5 मिनट का अंतर है और किराए में 1.5 गुना का अंतर है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? जब ट्रेनें आपके पास उपलब्ध हैं, सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, ऐसे में नई ट्रेनें, निजी ट्रेनें लाके किराया ज्यादा लेके आप एक नए प्रकार का आप शोषण करते हैं। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और रेलवे की आज जो दुर्दशा है उसके सबसे बड़ी कहानी अगर आपको जाननी है तो झांसी के अंदर पिछले साल हादसा हुआ था, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान चली गई। गर्मी के कारण जनरल डिब्बों में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, पिस के आते हैं वो लोग। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने कमाऊ पूत को बेचने का काम मत कीजिए। आपका अगर कोई लड़का मेधावी है, तेज है, अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाया, इंटर में थोड़ा कम नंबर पाया, बीए में थोड़ा अच्छा नंबर पाया, एमए में थोड़ा और कम पाया, तो उसको चौराहे पे आप खड़ा करके नीलाम मत कीजिए। उस व्यवस्था को ठीक करने का काम कीजिए। रेलवे के कर्मचारियों पर भरोसा कीजिए। रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को साथ में लेके जो सेवा अब तक वो करते आए हैं इस देश की, वो करने का काम कीजिए। रेलवे को हर चीज को निजी हाथों में बेचने की जो आपकी सोच है, उस सोच पर रोक लगाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लगी है तो घर का किवाड़ा निकाल के उसको आग में जला के तापने का काम मत कीजिए। ये इसी प्रकार की व्यवस्था और इसी प्रकार की कार्रवाई आपकी है जो सारे सरकारी विभागों को आप निजी करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।